यहाँ तक तो कर चुके थे। अब मैथ से रिलेटेड एकदम बेसिक्स पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, उन सब पॉइंट्स को नोट करके लिख लो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या है, अभी जस्ट बताए थे यहाँ पर। पहला पॉइंट है बिटवीन एनी टू नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कोई भी दो नंबर हो, रैशनल या इरैशनल, कैसा भी दो नंबर हो, उन दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर होंगे। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा तुमको। बिटवीन एनी टू नंबर, एनी टू नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन नो लाइन नहीं है, नंबर लाइन, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर एंड इनफाइनाइट irrational number, infinite rational number and infinite rational number and infinite irrational number, ये मौजूद होते हैं। दूसरा पॉइंट, नंबर जस्ट ग्रेटर देन ए गिवन नंबर। गिवन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पर यही सच है। देखो, ग्रेटर देन नहीं बोले हैं हम, क्या बोले हैं, जस्ट ग्रेटर देन। अब यहां से एक एग्जांपल से समझो। एग्जांपल में क्या करा है, ये क्लोज ब्रैकेट में अगर हमारे पास दिया हुआ है कहीं 3/8, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 8, और लीस्ट नंबर कौन सा है, 3। ये लीस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया। बट अगर हमसे यहां पूछा जाए कि जस्ट ग्रेटर देन 3, ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन 3, तो क्या होगा। ठीक है, यहां पर अगर बोला जाए जस्ट ग्रेटर देन 3, पता नहीं 3 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होगा, 3.0000000, तुम कहां तक लिख पाओगे, खत्म नहीं हो सकता है ना ये जीरो, जिंदगी बीत जाएगा लिखते लिखते, लिख ही नहीं सकते हैं 3 से जस्ट बड़ा नंबर। उसी तरह से 8 से जस्ट छोटा नंबर भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 7.999 लिखते रह जाएंगे। तो इस तरह का नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इस तरह का नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन, जो भी गिवन नंबर है उससे जस्ट बड़ा, उससे ग्रेटर नंबर तो दुनिया में बहुत ज्यादा है, पर जस्ट कौन सा नंबर बड़ा है, यानी उन दोनों के बीच में, कहने का क्या मतलब हुआ, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये नंबर और इससे जस्ट वाला ग्रेटर नंबर, इन दोनों के बीच में कुछ ना हो, ऐसा कभी पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो ये पहला वाला पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा कि बिटवीन एनी टू नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर। तो इसी पॉइंट का हवाला देते हुए ये कह सकते हो, या इस पॉइंट का हवाला देते हुए ये कह सकते हो, एक ही बात है कि नंबर जस्ट ग्रेटर देन गिवन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इसी बात पर कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, सेम चल रहा है। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 से 8, सॉरी 3 से 8, यहां पर अगर पूछ ले ग्रेटेस्ट एलिमेंट, यहां अगर पूछ ले ग्रेटेस्ट एलिमेंट, यहां ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, अगर जो लोग बोलना चाहेंगे 8, तो उनके लिए बता दें 8 इंक्लूडेड ही नहीं है यहां पर, तो 8 तो हो नहीं सकता है, तो डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ, 8 से जस्ट छोटा नंबर के बारे में बात किया जा रहा है, तो वैसा तो नंबर डू नॉट एग्जिस्ट, हम लिख नहीं सकते हैं। उसी तरह अगर पूछ लिया स्मॉलेस्ट एलिमेंट,
स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मतलब 3 बोलोगे? नहीं, 3 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो 3 से जस्ट ग्रेटर और ग्रेटेस्ट पूछेगा, जो 3 से जस्ट बड़ा है, तो वैसा नंबर भी क्या होगा? डू नॉट एग्जिस्ट। पर अगर पूछ ले ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब तपाक से बोल देना 7। इस वाले रेंज में, मतलब 3 से लेकर के 8 वाला जो लाइन बनता है, इसमें जो इंटीजर आएगा हमारे पास, वो तो 7 ही है जो सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा है, मौजूद है पूरे का पूरा, तो ये सही है। उसी तरह अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछ लिया तो स्मॉलेस्ट इंटीजर, अब तो सोचना नहीं होगा, 4 बोल देंगे। लीस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, सब एक ही बात है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इन सब बातों को ना 4-5 दिन एकदम ऐसे डेली पढ़ते रहना। ये सब मैथ का जो तुम्हारा सिली मिस्टेक होगा उसको रोक देगा, और इसी सब के चलते नंबर कटता है। पॉइंट नंबर 3 है, इसके बारे में भी जस्ट बताए थे, इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन। ठीक है, इंफिनिटी नोशन है। और इंफिनिटी के लिए अगला चीज, इंटरवल जो होगा वो हमेशा इंफिनिटी का ओपन ब्रैकेट के साथ होगा, यानी इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ होती है। इसको अपना जैसे याद रखो, लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो, इंफिनिटी ऑलवेज ओपन ब्रैकेट के साथ चलते हैं। अब इसके रिलेटेड एक बार जीरो का कहानी बनाया था, जीरो का कहानी से ही तो इंफिनिटी आया था। कौन दिए थे इंफिनिटी दुनिया में पहली बार? इंफिनिटी का दुनिया में जो इंफिनिटी पहली बार दिए, ऐसे तो वेद में लिखा हुआ है इंफिनिटी के बारे में, पूरा सा पूरा श्लोक है, पूर्णमिदम पूर्णमिदम ऐसे करके। ठीक है, हमको आता है लेकिन यहाँ नहीं सुनाएंगे। तो उसमें बताया गया इंफिनिटी के प्रॉपर्टी के बारे में, बट मैथमेटिकल में जो आम जन आज के जमाना में जिसका रिटर्न लोग थोड़ा ज्यादा मानते हो, वो वही दिए थे अपने भास्कराचार्य जी। वो क्या बोले थे? 1/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी, बट ऐसा होता नहीं है, 1/0 नॉट डिफाइंड है। अब इंफिनिटी मतलब क्या हुआ? इस तरह से, इसी तरह से अगर कोई ऐसे बोले 1/infinity इक्वल्स टू 0, तो ये भी हम लोग बोलेंगे गलत बात है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड को ही किसी बुक में अनडिफाइंड करके भी लिखा जाता है, तो एक ही चीज है, समझे? ये सब एक ही चीज है। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट हो चुका है हमारा, चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में कुछ बेसिक नोशन है हमारे पास। ठीक है, मैथ का कुछ शॉर्टेज। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा? फॉर ऑल। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिख दे, ये वाला सिंबल बनाए, तो इसका मतलब होगा फॉर ऑल। अगर ऐसा सिंबल बने, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ये सब यूनिवर्सल है, मतलब पूरी दुनिया में ऐसे अगर तुम लिखोगे तो लोग इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ेंगे। इस तरह से उल्टा ए टाइप लिखोगे तो लोग क्या पढ़ेंगे इसको? फॉर ऑल। ठीक है, ये भी जानते होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब समझो, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो क्या ये सही है कि ये गलत है? ये सही है या ये गलत बात लिखा हुआ है? सोच लो, जवाब दो। अब जो लोग बोल रहे हैं कि गलत है, क्यों? उनका सोचने का रीजन क्या होगा? बोल रहा है 4 ग्रेटर देन 3 तो सही है, बट 4 इक्वल्स टू 3 ये तो गलत है, और दोनों में से कोई भी एक गलत हो जाए तो इस पूरे को गलत मानेंगे, तो वो लोग गलत हैं। ये सही लिखा हुआ है। क्यों सही लिखा हुआ है? देखो,
ये क्या कहना चाहा, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इस सिंबल का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का मतलब ऑप्शनल वाला और है, हिंदी वाला और है, ठीक है ना। ये हिंदी वाला और नहीं है, सॉरी। और का मतलब क्या हो जाता है, या। और का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है, या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहा, 4 ग्रेटर देन 3 और 4 इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों में से कोई भी एक सही हो गया, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी एक सही हो गया तो ये हमारा सही है। दोनों का दोनों गलत हो जाएगा तभी गलत माना जाएगा। जैसे अगर ये कहा गया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हो गया, 3 ग्रेटर देन 5 और 3 इक्वल्स टू 5। यहां तो दोनों ही बात गलत है, ये भी पॉइंट गलत है, ये भी पॉइंट गलत है। जब दोनों गलत है तब ये गलत कहलाएगा, पर दोनों में से कोई भी एक सही हो गया तो हमारा चलेगा। उसी तरह से ये एग्जांपल देखो, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहां पर क्या बोलेंगे, सही या गलत। तो अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 5 और 5 इक्वल्स टू 5, तो ये तो गलत है। 5 5 से बड़ा नहीं होता है, 5 5 के बराबर होता है। तो दोनों में से कोई भी एक सही हो गया तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बट अगर सिर्फ ये लिखा होता तो गलत बात था। तो हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू का समझ गए। सेम इसी तरह से लेस देन इक्वल टू का भी मतलब समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 4 लेस देन 5 और 4 इक्वल टू 5, ये तो सही है, ये गलत है। बट दोनों में से कोई भी एक सही हुआ तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हुआ। और का मतलब यही होता है। इसके बाद इस तरह का और 2 जगह हम लोग को काम आएगा। अगर ये समझ गए तो तुम्हारा 2 का पूरा चैप्टर क्लियर हो सकता है। कौन सा 2 चैप्टर, एक तो मैथ में ही है, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिससे एक क्वेश्चन गारंटी है एग्जाम में आने का और बहुत आसान चैप्टर होता है। दूसरा फिजिक्स में है हमारा लॉजिकल गेट्स, ठीक है, 12th क्लास में आएगा लॉजिकल गेट्स। तो वो भी, ये वाला कंसेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है और वाला, तो वो चैप्टर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस तरह से अगर और एंड समझ लिए तो जब कॉलेज जाओगे तो वहां प्रोग्रामिंग यानी सी जावा कुछ भी पढ़ते हो तो दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सब बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है जो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। बट 10th तक इस तरह का छोटा मोटा बात हम लोग को नहीं सिखाया जाता है और हम मैथ में भयंकर भयंकर गलती करते हैं, गलतियां हो जाती हैं। कितना नंबर पॉइंट था, 4 था ना, 5 नंबर पॉइंट पे देखो। 5 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है मॉड एक्स, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस एक्स, नहीं, ये प्लस माइनस एक्स नहीं होगा। इस तरह से बच्चा लोग गलती करता है। मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ देखो, मॉड एक्स का मतलब होता है एक्स जब x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स जब x लेस देन 0। इस तरह से कंप्लीट लिखना होगा। अगर x छोटा है ही नहीं, लाइक मॉड 5, इसको हम लोग ऐसे प्लस माइनस 5 लिख दें, पगला है क्या। मॉड x का मतलब क्या हुआ, मॉड x का मतलब हुआ जैसे मॉड 5, इसका मतलब हुआ 5, 5 0 से बड़ा है तो ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता -5 तो हम लोग क्या लिखते इसको, बाहर मॉड के बाद तो ये 5 ही आता, तो इसका मतलब होता माइनस ऑफ -5। इसका क्या मतलब होता, माइनस ऑफ -5। क्यों, x यहाँ पर 0 से छोटा है यानी निगेटिव वैल्यू है, तो उसको पॉजिटिव कर रहे हैं माइनस साइन लगा करके। ये होता है मतलब, ये नहीं कि मॉड 5 देखें या मॉड x देखें तो कहीं पर भी प्लस माइनस 5 लिख दें। ये पागल वाला काम नहीं करना है, ये गलती ये सुधारो। छठा पॉइंट इसी तरह का है, ये कहता है जैसे लाइक अगर अंडर रूट एक्स ये लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब भी अंडर रूट एक्स नहीं, चलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर ले लो।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब भी ये नहीं हुआ कि प्लस माइनस एक्स लिख दिए। अगर x का वैल्यू अननोन है तब तो चल गया, लेकिन अगर नोन वैल्यू है तब नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर अंदर एनीथिंग लिखा हुआ है और रूट है 2m का, यानी इवन रूट है हमारे पास। इवन रूट है मतलब 2 4 ऐसे करके आएगा, क्यूब रूट ये सब नहीं चलेगा। तो इस केस में, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा हमेशा, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी रूट के अंदर का चीज हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई ऐसे लिखा हो -√9, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये जो एनीथिंग है, पहला बात ये पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में जब डील करेंगे तब, तो वो तो सिर्फ एक चैप्टर में होगा, बाकी पूरे जगह रियल नंबर में पढ़ना है। दूसरा बात, अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ है √9, तो इसको पागलों के जैसा +-3 नहीं लिख सकते हैं। ये √9 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो √9 क्या होगा, √9 हमारा 3 हो सकता है, -3 नहीं होगा। इसको टेक्निकली कैसे लोग लिखते हैं, इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, √a⁴ यानी स्क्वायर रूट वगैरह का जब बात कर रहे हैं, और इधर भी 2m, ये जब हो रहा है तो ये a आना चाहिए, पर इसको a न लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग, mod a। अगर गलती से निगेटिव वैल्यू आने का गुंजाइश भी है तो वो खत्म हो जाए। यही है हमारा 6th पॉइंट। 7th पॉइंट में क्या कहता है, बहुत सारा पॉइंट है, देखते रहो। 7th ही पॉइंट था क्या, छोड़ो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। अब क्या कहता है, अगर जो भी पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट लिख लेना अपने पास, a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस के, अगर दोनों तरफ सेम अमाउंट जोड़ते हैं तो ये सेम रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी अगर करते हैं तो k इज ग्रेटर देन kb, ऑलवेज नहीं, यहां पर कंडीशन है, इफ k इज ग्रेटर देन 0, यानी k अगर पॉजिटिव होगा तभी ये चीज वैलिड है। k अगर निगेटिव हो जाता तो क्या होता, जैसे अगर कोई नंबर ले लिया हम लोग 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है, और k एक नंबर ले लिया हम लोग मान लो 2, तो ये क्या हो जाता 6 ग्रेटर देन 2, ये तो ठीक है। बट अगर निगेटिव के ले लेते -2, तो भी ऐसे लिख सकते थे क्या, -6 इज ग्रेटर देन -2, ये तो गलत बात है। तो ये तभी वैलिड है जब k ग्रेटर देन 0 है। अगर k लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, k इज लेस देन kb, इफ k इज लेस देन 0। तो ये जो दो पॉइंट है ना, इसको याद रखना, पूरा इनइक्वालिटी इसी पर बेस्ड है। ये हो गया, हमारे पास कौन सा पॉइंट जा रहा था यार, भूल जाते हैं नंबर, 6 तक पढ़ लिए थे, 7th तक, चलो 7th का ए हो गया। 7th के बी में बात किया जाए, 7th का पॉइंट नंबर बी, ये कहलाता है इफ ए और बी दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है, देन उस केस में इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, इसको समझने में कोई लोड नहीं होगा। हाँ, बट अगर ए और बी में से कोई भी एक छोटा होता, ए और बी में से कोई भी एक अगर निगेटिव नंबर होता, तब ये चीज वैलिड नहीं होता। लाइक मान लो a इक्वल्स टू है हमारे पास -2 और b है हमारे पास -3, ठीक है, ये निगेटिव। यहां पर क्या दिख रहा है, a इज ग्रेटर देन b, बट a स्क्वायर करेंगे तो 4 और b स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ तो साइन पलट गया। तो निगेटिव नंबर के लिए ये वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड है। पॉइंट नंबर सी देखा जाए इसी सब में,
अगर इनइक्वालिटी का साइन अननोन है, जैसे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है x माइनस टू इंटू ए इज ग्रेटर देन x माइनस टू इंटू बी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x माइनस टू का साइन हमें नहीं पता है, x माइनस टू का साइन नहीं पता है। अगर x माइनस टू पॉजिटिव होगा तब तो ठीक है, पर अगर x माइनस टू निगेटिव हो गया तब तो उल्टा हो जाएगा ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो इस पॉइंट को लिख लो, इन इनइक्वालिटीज, इन इनइक्वालिटीज इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का साइन जहां नहीं लगा उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। पूरा पूरा चैप्टर ही है यही। अब इन इनइक्वालिटी, इन इनइक्वालिटीज we cannot multiply, we cannot multiply a number, we cannot multiply a number sign of which is not known। यानी ऐसा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जिसका साइन हमें नहीं पता हो। x माइनस टू का साइन क्या है ये नहीं पता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, श्योरिटी हमारे पास नहीं है कि ये क्या होगा, इसीलिए ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी में और भी पॉइंट आएगा इनइक्वालिटी से रिलेटेड। पॉइंट नंबर डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं चलता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं चलता है, मतलब अगर a बाई बी इज ग्रेटर देन c बाई डी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन बी सी बाई डी। फिर कुछ लोग बोलेगा सर लिखते तो थे, जैसे 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2, इसका मतलब हो गया 3 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 1/2 यानी 2, 3 इज ग्रेटर देन, ये तो सही है, ऐसा तो हम लोग लिखते थे। इसी तरह से तो बताते थे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो ये वाला कंडीशन कब बोल रहे हैं? व्हेन साइन इज नॉट नोन, व्हेन साइन इज नॉट नोन। साइन इज नॉट नोन का मतलब ए बी सी और डी, इन चारों में से किसी भी एक का साइन अगर हमें नहीं पता है तो हम ये वाला काम नहीं कर सकते। यहां पर क्यों कर पाए? क्योंकि यहां पर चारों के चारों का साइन हमें मालूम था। ओके, दूसरा यहां पर बी जीरो नहीं हो सकता है, डी जीरो नहीं हो सकता, ये सब तो समझ चुके हो गए। अब पहला जो पॉइंट लिखे थे ना उसी को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं एक बार फिर से। वहां क्या लिखे थे? अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, वो किसी भी नंबर कुछ भी हो सकता है, वहां पॉजिटिव निगेटिव का बात नहीं हुआ था, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a इज ग्रेटर देन c, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ए बी सी डी ई हो गया, तुम लोगों को 1 2 3 देकर लिखना है, वैसे लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b और कहीं लिखा हुआ है c इज ग्रेटर देन d, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस डी, ये सही बात है, ठीक है। एडिशन वैलिड है बट मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन ना, डिवीजन ना, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एडिशन वैलिड है बट सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये नॉट वैलिड, इवन इफ all quantity
इज पॉजिटिव। मतलब ऑल क्वांटिटीज पॉजिटिव लिखने का क्या मतलब हुआ कि साइन से लेना देना नहीं है। नॉट वैलिड मतलब नॉट वैलिड, मैथ का कुछ लोचा है वहां पर, ठीक है। वो सब भी धीरे धीरे समझोगे, ऐसे समझना है तो थोड़ा बहुत इसको देखो। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं ए इज ग्रेटर देन बी और सी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, तो यहां हम अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो ये लिख सकते हैं बी माइनस डी, ठीक है। सही लग रहा होगा तुमको, ओके। तो a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी, ये दिया। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दें, c इज ग्रेटर देन d, a इज ग्रेटर देन b, सेम बात है। अब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, c माइनस a इज ग्रेटर देन d माइनस b। अगर यहां से माइनस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, साइन चेंज हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा c माइनस ए इज लेस देन d माइनस बी। और यही देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, एक जगह बोल रहा है c माइनस ए इज ग्रेटर देन d माइनस बी और एक जगह बोल रहा है लेस देन, तो पता चल गया नॉट वैलिड है। नंबर से भी तुम सोच के देख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। इतना छोटा छोटा पॉइंट बहुत ज्यादा। इसी तरह से मल्टीप्लाई पे भी देख लेना, ऐसा ही कुछ लोचा आएगा वहां। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज वैलिड नहीं है दो अलग अलग इनइक्वालिटी पर, दो अलग अलग इनइक्वालिटी पर। तो इस तरह से इनइक्वालिटीज का जोड़ घटा गुना भाग समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक छोटा मोटा बात कर लेते हैं डोमेन के रिलेटेड, बाकी इसको और डिटेल में फंक्शन में पढ़ना है। और देख लो डोमेन क्या होता है। डोमेन पॉइंट नंबर कितना था, 8 हो जाएगा ना। डोमेन, तो अगर एक इक्वेशन लिखा हुआ है हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस टू, तो हम क्या जानते हैं, दो नंबर डिवाइड तो हो ही सकता है जब मन चाहो तब, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन हर जगह सही होगा, बट कहाँ गलत होगा, x इक्वल टू 2 पर गलत हो जाएगा। तो इनसे हम क्या सीख रहे हैं कि x का सारा वैल्यू चलेगा, बट x शुड नॉट इक्वल टू 2। x दो नहीं हो सकता है, चाहे धरती पर जो हो जाए x दो नहीं होगा। अगर x दो हो जाएगा तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x जितना भी वैलिड वैल्यू आ रहा है उसमें दो नहीं आएगा। तो डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन उसी को कहते हैं जो भी एक्सप्रेशन को वैलिड बनाए, वो सारा वैल्यू जो एक्सप्रेशन को वैलिड बनाए उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन का डेफिनेशन लिख लो, डोमेन क्या कहलाया, तो डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं, इक्वेशन क्यों नहीं कहें, एक्सप्रेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। जब तक इक्वल टू का साइन नहीं लगता है तब तक एक्सप्रेशन होता है, जब इक्वल टू का साइन लग जाता है तब इक्वेशन कहलाता है। जैसे x माइनस टू एक्सप्रेशन है, बट x माइनस टू इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन हो जाएगा। या फिर x माइनस टू इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होगा, बट जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है वो एक्सप्रेशन होगा। तो ये भी एक बात सीख लिए, छोटा मोटा बात है, मतलब सिर्फ इसका कोई खास काम नहीं आएगा। तो डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो गया, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इज अ सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ सकता है, वेरिएबल x, यहाँ के पर x है इसीलिए x, बाकी अगर x नहीं भी लिखते तो चलता। वेरिएबल फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज वैलिड या इज डिफाइंड। डिफाइंड और वैलिड सेम चीज है। अगर x जीरो हो जाता तो हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर जीरो हो जाता तो हमारा क्या मतलब था, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो नॉट डिफाइंड, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइंड, है ना।
यहाँ पर वही बात हो गया। तो डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या हुआ, x का वो सारा वैल्यू, x मतलब वेरिएबल का वो सारा वैल्यू जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन हम ये एक्सप्रेशन हमारा डिफाइंड हो। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। इसका डोमेन बताइए, अंडर रूट एक्स माइनस वन। इसका डोमेन क्या होगा, रूट के अंदर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा पहले बताया गया था अभी। तो इसका मतलब x माइनस वन शुड ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी x का क्या वैल्यू, वन से बड़ा, मतलब वन टू इंफिनिटी। ये इसका डोमेन हो गया, ये वाला जो सेट है ये x का डोमेन हो गया जब x इस तरह से डिफाइंड हो। और इक्वेशन देखिए, वन बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यहां पर अगर x का वैल्यू टू रख दें तब दिक्कत, x का वैल्यू अगर माइनस टू रख दें तब भी दिक्कत है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सारा जगह डिफाइन होगा बस माइनस टू और टू को छोड़कर, इसीलिए देखो डिस्क्रीट सेट में लिखना पड़ रहा है। इन दोनों वैल्यू को छोड़कर सारे रियल वैल्यूज पर डिफाइन होगा। तो ये हम लोग डोमेन का खेला समझ चुके। अब लास्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर कितना, 9। ये हो जाएगा अपने पास रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन। देखो होता क्या है, रूट ऑफ एन इक्वेशन होता है और जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन होता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जो सही लिखने का बात हो जाए तो वैसा लिख लेते हैं, जीरोज ऑफ एन एक्सप्रेशन। रूट ऑफ इक्वेशन होता है, ठीक है, जब किसी चीज के इक्वल टू लिखते हैं तो रूट ऑफ इक्वेशन कहलाता है। मतलब बस सही बोलने का एक चीज हो गया। और एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं जीरोस, ZEROS, जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन। बाकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम रूट ऑफ एक्सप्रेशन बोलो, जीरोस ऑफ इक्वेशन बोलो, ठीक है ना, इन बातों पर कोई माइंड नहीं करता है। और यहाँ तक कि रिसर्च पेपर में भी ऐसा लिखा जाता है, बट बस दुनिया के लिए एक सही चीज बोला कि भैया ऐसे बोला करो तो ठीक है। और इन सब चीजों का ना यूएस में एक कहावत है, यू से पोटैटो, आई सो पोटैटो। ठीक है, कुछ लोग पोटैटो बोलते हैं, कुछ लोग पोटैटो बोलते हैं, बट वो लोग सेम चीज के लिए बात कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर इसी तरह से, कुछ लोग रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, कुछ लोग जीरो ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, मिला जुला के एक ही बात है। तो आगे बढ़े, ये क्या कहता है, रूट ऑफ एक्सप्रेशन, इज a value of variable for which the expression becomes zero। ये तो पता ही होगा तुम लोग को, नॉट ए सिग्निफिकेंट पॉइंट, ऐसा वैल्यू जिस पर एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ जाए, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिस पर एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, वो हो जाता है उसका रूट ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे x माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, अगर इसको जीरो के बराबर करना है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो 5 इसका रूट है। और एग्जांपल देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो ये होता है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो करना हुआ तो x का वैल्यू प्लस माइनस थ्री। तो इसका दो दो रूट है, एक प्लस थ्री और एक माइनस थ्री। बट अगर ये लिखा हो कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो यहां देखो क्या हो रहा है, यही समझने का बात था बस। x हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा प्लस जीरो से बड़ा। अगर ऐसा दो टर्म को जोड़े
तो कभी भी 0 आ सकता है क्या? नहीं। तो इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इस तरह के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका राइट टर्म क्या होगा? नो रूट। नो रूट, इसका रूट डिफाइंड नहीं है। नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, बट यहाँ हम लोग रूट का बात कर रहे थे ना, इसलिए रूट लिख दिए। मिला जुला के वही पोटैटो वाला बात है। तो अब आता है हमारे पास इनइक्वालिटीज का पहला पड़ाव। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हमारा इनइक्वालिटी। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बस देख लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। ये होता है साइन ऑफ x माइनस अल्फा। पॉइंट नंबर 10, साइन ऑफ x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा का क्या करना होगा? 0 बनाना होगा सबसे पहले। तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अल्फा। उस अल्फा के वैल्यू को रख लिया जाए। उसके राइट हैंड साइड पे ऑलवेज पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव होता है। यही है बात। ओके, और x इक्वल्स टू अल्फा पर क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से अब देखते हैं साइन ऑफ x प्लस बीटा। ठीक है, तो x प्लस बीटा को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस बीटा। तो नंबर लाइन पर माइनस बीटा लिखें। यहाँ भी क्या होगा? राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव। ये चला और माइनस बीटा पर 0 हो गया। तीसरा लिखते हैं साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 7। यहां पर 0 होगा क्या? डिनोमिनेटर 0 हो जाता है 7 पर। तो न्यूमरेटर में तो कोई रूट है ही नहीं। रूट कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो बस उसको लिख दिए 7। 7 पर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, बट उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव हो जाएगा। और 7 पर क्या होता है? नॉट डिफाइंड एट 7। नॉट डिफाइंड एट 7। तो इतना ही हमारा बेसिक बात था। यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथ से रिलेटेड जो कंफ्यूजन, जो दिक्कत, जो डाउट, ये कैसे लिख दिया, ऐसा तो कुछ पढ़े ही नहीं थे, ये सब चीज खत्म हो गया। थोड़ा बहुत जो बचता है वो चैप्टर, जो चैप्टर में जैसे जैसे जरूरत पड़ते रहेगा उस हिसाब से हम लोग सीखते रहेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी को ध्यान से पढ़ना, उसका बेसिक सब यहाँ लिखा जा चुका है। तो बाकी के लिए मजा करो और कुछ है नहीं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। हमको भी अच्छा फील होगा कि अगर ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, बाय, एंजॉय।